हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट सेक्शन को कवर करने वाले हैं। तो यह आज सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, O2 एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया कि सिंधु दुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सिंधु दुर्ग किला जो है यह आपके किस राज्य में हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु दुर्ग किला की बात करें तो यह आपके अरब सागर के तट पर बना हुआ एक ऐतिहासिक किला हो जाता है, जिसका निर्माण 1664 या फिर 67 तक आपके किसने करवाया था? तो यह छत्रपति शिवाजी के द्वारा यह करवाया गया था महाराष्ट्र के अरब सागर के तट पर। तो याद रखिएगा सिंधु दुर्ग किला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, स्वर्ण रेखा नदी बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा यह झारखंड में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो यह आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह आपके वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों राज्यों में लाभान्वित करती है स्वर्ण रेखा नदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किस देश में श्रीपद पर्वत स्थित है? तो श्रीपद पर्वत जो है यह में आपके श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका में स्थित यह आपका श्रीपद पर्वत श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। श्रीलंका के बारे में बात करें, श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। और अगर बात करें यहाँ की मुद्रा की तो श्रीलंकाई रुपया यहाँ का मुद्रा हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कादरी गोपाल नाथ का संबंध किससे है? तो कादरी गोपाल नाथ का संबंध सैक्सोफोन से हो जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश कहा जाता है? तो सतलुज और यहाँ पे काली नदी के बीच जो आपका यह पर्वत है इसे क्या कहा जाता है? तो इस जो हिमालय का भाग है इसे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से कहते हैं, कुमाऊं हिमालय के। और सिंधु की बात करें तो यहाँ पे सिंधु, सतलज और यह आपका काली, तीस्ता ऐसे होता है ना दिहांग। तो ये जो बीच में अगर सिंधु की और सतलज के बीच में पूछ ले तो उसका क्या नाम है? उसे पंजाब हिमालय कहेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय आपके सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुमाऊं हिमालय। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऊंचाई को मापने के लिए हम अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर। देखेंगे अगर हम यहाँ पे अमीटर के बारे में, तो अमीटर से क्या मापा जाता है? तो अमीटर से सर्किट में करंट मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बैरोमीटर की बात करें तो यह आपके वायुमंडलीय जो दाब होते हैं उनको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि किसे दी थी? तो जो आपके मुगल बादशाह जहांगीर थे, जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि विलियम हॉकिंस के दिए थे। विलियम हॉकिंस कौन था? यह आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था, इसे दिए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, देश दक्षिण भारत का फसल त्योहार है। तो दक्षिण भारत का जो फसल त्योहार है यह हो जाएगा आपका पोंगल। पोंगल इज द राइट आंसर। ठीक है, पोंगल क्या है दोस्तों? तो पोंगल यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आपका फसल त्योहार हो जाता है। हम्पी की बात करें कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। बाथुकम्मा या आपके फूलों का सबसे बड़ा उत्सव हो जाता है जो तेलंगाना में आपका मनाया जाता है, और त्रिशूरपूरम या केरल में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, द्विअवतल जो द्विअवतल हैं जिन्हें हम बाइफोकल कहते हैं, उस चश्मे का आविष्कार किसने किया था? तो यह किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, फोर्क्स इन द रोड पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी रंगराजन। सी जो रंगराजन है इन्होंने यह पुस्तक लिखी है फोर्क्स इन द रोड। और यह एक क्या थे दोस्तों? तो यह एक और आपके आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई जो कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके आपके 19वें नंबर के गवर्नर है सी रंगराजन। ठीक है, इनकी पुस्तक आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया कि भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किस अंग्रेजी अधिकारी ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा
लॉर्ड वेलीजली के द्वारा यह सहायक गठबंधन या सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा है। तो भारत में जो सौर ऊर्जा संचालित पहला जो आपका हवाई अड्डा है वह कोचीन हवाई अड्डा है, कोचीन एयरपोर्ट। तो यह आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि आपके यहाँ पे दिल्ली में स्थित है। तो यह जो है आपका सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हो जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे जो आपका खूबसूरत हवाई अड्डा है वह कौन सा है, तो कैंपेगोड़ा हवाई अड्डा वह सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। तो नई दिल्ली में स्थित जो आपका यह हो जाता है 3 मूर्ति भवन। तो 3 मूर्ति भवन को आपका प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, यानी चेंज कर दिया गया है। तो यह याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद दिया गया है कि 14 से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम करने पर प्रतिषेध किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24 के अंतर्गत। जो 14 वर्ष के कम आयु बच्चे हैं वह आपके कारखानों में काम नहीं करेंगे। आर्टिकल 23 की बात करें तो आर्टिकल 23 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 23 में यह आपके मानव दुर्व्यापार ब्लास्ट श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया है, जो कि आपके मनुष्यों को बेचना या फिर उनसे कोई ज़्यादा मजदूरी लेना, यह आपका इसमें लगाया गया है आपका प्रतिषेध। और अगर यह 25-26 बात करें तो यह दोनों आर्टिकल आप किससे संबंधित होते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार संबंधित। 25 में बोला गया आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और 26 में यह बोला गया है कि वह आप किसी भी धर्म से संबंधित संस्था की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24 यानी 24। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल की बात की जा रही है आपसे। मौर्य काल में जो शिक्षा का सबसे सर्वाधिक आपका प्रसिद्ध केंद्र था वह था तक्षशिला विश्वविद्यालय। यह मौर्य काल में आपका शिक्षा का सबसे बड़ा आपका प्रसिद्ध केंद्र था। और वर्तमान में तक्षशिला की बात करें तो यह पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशु की वध पर थी। तो यह किस आपके शिलालेख से मिलता है, अभिलेख से। तो शिला अभिलेख जो आपका है पहला, उसमें अशोक ने जो पहला आपका अभिलेख है अशोक का, उसमें यह आपका पशुओं पर पाबंदी या पशुओं की वध पर रोक लगाई गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, जेतन वन विहार कहाँ स्थित है। तो जेतन वन विहार की बात करें तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। अगर बात करें तो यह आपके श्रावस्ती में स्थित है जेतन वन विहार। और इसमें क्या होता था, इसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे। और अगर बात करें श्रावस्ती में ही सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती जो आपका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। और पहला उपदेश सारनाथ में दिए हैं। तो यह याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। यह 3 सदस्यीय एक मिशन था। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से, एक थे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे सर पी लॉरेंस, और एक और थे आपके कौन, तो यह थे आपके अलेक्जेंडर। तो यह 3 आपके सदस्य थे। तो यह आपका जो कैबिनेट मिशन था यह भारत कब आया था, तो यह मार्च 1946 में भारत आया था क्रिप्स मिशन। तो इसकी अध्यक्षता सर पी लॉरेंस ने की थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम डेली इस टाइम पे आपके यह आपका वीडियो आपका आता है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखा करिए, क्योंकि यहाँ पे सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर किया करिए और क्लास कवर किया करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो नया राज्य बनाने के लिए जो संवैधानिक संशोधन होगा, अगर हम पहले जान लेते हैं यहाँ पर संवैधानिक संशोधन किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, तो याद रखिएगा 368 आर्टिकल 368 के तहत यह संविधान संशोधन आप कर सकते हैं। और
यह आपसे बोला गया कि एक नया राज्य बनाने के लिए एक संविधान संशोधन में कितनी बहुमत चाहिए, तो आपको साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कबीर सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है, तो यह मध्य प्रदेश सरकार देती है आपका कबीर सम्मान। इसमें आपके 3 लाख रुपए दिए जाते हैं इस विजेताओं को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भाजा गुफाएं डैश में स्थित हैं, तो भाजा गुफाएं की बात करें यह बौद्ध से संबंधित होता है, बौद्ध धर्म से, और यह महाराष्ट्र में स्थित है, भाजा इलाके में। और अगर बात करें तो यह आपके जो बौद्ध कालीन चित्र शैली है उनसे संबंधित हो जाता है, तो भाजा गुफाएं आपके महाराष्ट्र में हो जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए यह बौद्ध गुफा जो है यह वास्तुकला का सबसे प्राचीन आपका यह गुफा हो जाता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था, तो खुदीराम बोस को मुजफ्फरनगर में, जो आपको मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में फांसी पर भेजा गया था, फांसी पर चढ़ाया गया था। खुदीराम बोस एक ऐसे आपके स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे जो कि सबसे युवा थे। इन्हें आपके 18 या फिर 20 वर्ष में इन्हें आयु पर आपके फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो यह आपके सबसे आपके युवा स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे, तो इनमें से कौन थे, तो याद रखिएगा इनमें से जो महामिहिर थे यह एक प्राचीन गणितज्ञ और खगोलविद थे। महामिहिर की बात करें तो यह आपके जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, यहाँ पे विक्रमादित्य के शासनकाल में रहते थे, जो विक्रमादित्य थे, ठीक है, जिन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो इनके शासनकाल में महामिहिर राज करते थे, जो कि 9 रत्नों में से एक थे। ये कालिदास की भी बात करें तो यह भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, यानी कि विक्रमादित्य के। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। फुटबॉल मैचों में अंतराल की अवधि कितनी होती है, फुटबॉल मैच में जो अंतराल की अवधि होती है वह 15 मिनट होती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और कितने प्लेयर होते हैं फुटबॉल मैच में, तो 11 प्लेयर होते हैं, एक टीम में 11। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है, तो यह झेलम नदी को व्यथ कहा जाता है। झेलम नदी की बात करें सबसे ज़्यादा आपकी जम्मू कश्मीर में बहती है, और यह निकलती कहाँ से है, तो यह निकलती है आपके पीर पंजाब श्रेणी से झेलम नदी निकलती है, और यह जाके पंजाब में सिंधु नदी से मिल जाती है, और फिर यह पाकिस्तान चली जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल 1888 में अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। यह इलाहाबाद में जो 1888 में यह अधिवेशन हुआ था उसमें जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस मंदिर को पल्लव कला का अंतिम चरण माना जाता है, तो याद रखिएगा बैकुंठ पेरुमल मंदिर को पल्लव कला का अंतिम चरण माना जाता है। अगर बात करें यह मंदिर निर्माण किसने करवाया था, तो पल्लव वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था तमिलनाडु में। और यह किसका मंदिर हो जाता है, यह भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मंदिर हो जाती है, क्योंकि आपकी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है, तो मट्टनचेरी महल की बात करें यह यहाँ पे केरल में स्थित है मट्टनचेरी महल, और यह एक पुर्तगाली महल हो जाता है जो कि पुर्तगालों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो मट्टनचेरी महल आपके केरल में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे रुक्मणी देवी अरुंडेल किस एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, तो यह हो जाती है आपकी भरतनाट्यम। जो आपकी रुक्मणी देवी है ना, यह अरुंडेल यह भरतनाट्यम से संबंधित जाती है। भरतनाट्यम एक सबसे पुराना आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाता है जो कि तमिलनाडु का है। ठीक है, इसे हम सादिर या फिर दासी अट्टम भी कहते हैं, क्योंकि यह दासियों के द्वारा किया जाता था। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक डैश द्वारा डिजाइन किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ली काबोसियर द्वारा चंडीगढ़ में एक आपका ओपन हैंड स्मारक बनाया गया है। चंडीगढ़ की बात करें यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ली काबोसियर यह आपके ओपन हैंड स्मारक यहाँ पे बनाए हैं, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन डेली RPF के करते हैं। तो यह आपको क्लास कैसी लगती है, आप ये वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दिया करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।